उड़ी में हुए भारत की सेना पर हमले के बाद भारत ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया, जिसमें भारत का ये कहना है कि कुछ वहां पर बॉर्डर क्रॉस करके टेररिस्ट कैंप्स को मार दिया गया, उनके लोगों को मारा गया, वगैरह वगैरह। उसके बाद से अचानक भारत में साहस, देश प्रेम, दुस्साहस में क्या को मुझे समझ नहीं आ रहा, जिसमें लोगों के मन में एक ही विचार आ रहा है कि अब पाकिस्तान से लड़ लिया जाए और पाकिस्तान को सबक सिखा दिया जाए। पर सबक क्या? क्या आप पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहती हैं? इसके कारण क्या हैं? और इसके किस प्रकार से इसका विश्लेषण किया जाए, जरा मैं अपने विचार से आपको बताना चाहूँ। देखिए, सबसे पहले हमें समझना है कि इस लड़ाई का कारण क्या और उसके इफेक्ट क्या होंगे। सबसे पहले 47 में ब्रिटिशर्स ने कंट्री को दो हिस्सों में तोड़ा, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जन्म हुआ। ये अंग्रेजों की राजनीति थी। भारत के नेता उस समय इनके कहना को मान लिया, उनकी गलतियां हो सकती है, परंतु मैं इतिहास में किसकी कितनी गलतियां हुई उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज की स्थिति को हमें समझना है, हम आज क्या ठीक कर सकते हैं। कश्मीर उस समय डिस्प्यूटेड टेरिटरी बन चुका था। कारण सिर्फ इतना था कि महाराजा रणजीत सिंह ने इस कागज को साइन, जो एक्सेशन डॉक्यूमेंट था, उसको साइन करने में बहुत टाइम लगाया। जब तक उन्होंने साइन किया तब तक कुछ हिस्से को पाकिस्तान, कश्मीर का वो हिस्सा कब्जा कर चुका था, जिसको आज हम पीओके कहते हैं। झगड़ा सिर्फ इसी बात पे कि रणजीत सिंह ने जब साइन किए तो रणजीत सिंह के अनुसार पूरा कश्मीर भारत को मिल चुका था, और सवाल है कि रणजीत सिंह के कब्जे में कितना कश्मीर था। कुछ कश्मीर उससे पहले पाकिस्तान लूट चुका था। पाकिस्तान कहता है उसके बाद का एग्रीमेंट है, इसलिए वो पाकिस्तान का हिस्सा मेरे पास रहेगा। ये पाकिस्तान का कहना, स्टेटमेंट उनकी। ठीक है, गलत है, इस पर नहीं आ रहा हूं मैं। अब कश्मीर में इकोनॉमी, उसके बाद 47 में कश्मीर बन गया। 3 महीने बाद एक पाकिस्तान ने अटैक किया, फिर सब शांति हो गई। तो उसके बाद कश्मीर की इकोनॉमी टूरिज्म पे चलने लगी, एप्पल्स पे, सैफरन पे, कारपेट पे। कश्मीर की आर्थिक व्यवस्था अपने आप से चल रही थी। हालांकि कश्मीर को अलग से कुछ अधिकार दिए गए थे 370 के तहत, बट कश्मीर चल रहा था अपना। फिर क्या होता है, इसके बाद 1984 के आसपास मिलिटेंसी अंदर आ जाती है और इकोनॉमी खराब हो जाती है। बिकॉज मैंने आपको बताया टूरिज्म, सैफरन, कारपेट, एप्पल उनका बिजनेस था जो बंद हो गया इसकी वजह से। ये 84 में जो मिलिटेंसी आई, ये एक दिन की तैयारी में नहीं आई, धीरे धीरे करके ये मिलिटेंसी घुसाई है। अब ध्यान दीजिएगा, 84 में मिलिटेंसी हम बताते हैं, असल में 84 से पहले पंजाब में खालिस्तान की मांग चल रही थी, और उसके बाद ये कश्मीर में मिलिटेंसी आई। इन दोनों को अगर आप जोड़ के सोचे तो आप ये समझ सकते हैं कि पंजाब की मिलिटेंसी खत्म हुई और कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हुई। इसका मतलब एक मिलिटेंसी करने वाली ताकत वही थी जो धीरे धीरे पहले पंजाब में मिलिटेंसी करवाती थी, और अब फिर उन्होंने कश्मीर में करानी शुरू कर दी, क्योंकि 84 के बाद पंजाब शांत हो गया, खालिस्तान की मांग समाप्त हो गई। और इसके बाद कश्मीर में क्या हुआ, बिजनेस कोलैप्स कर गया, ट्रेड कोलैप्स कर गया, लोगों पे बेरोजगारी आ गई, काम नहीं था, पैसा नहीं था, आर्थिक नीतियां बहुत खराब हो गई। अब कश्मीर का यूथ क्या करे? युवा को काम चाहिए, काम है नहीं। कश्मीर का यूथ फोर्स होने लगा मिलिटेंसी की तरफ। पहले सिर्फ बाहर से मिलिटेंट आते थे, अब कश्मीर के लोगों को उन्होंने ट्रेन करना शुरू कर दिया मिलिटेंसी के नाम पर। ये कह के तुम्हारा धन, तुम्हें पैसा दिया जाएगा। और क्योंकि कश्मीर के व्यक्ति के पास रोजगार नहीं था, टूरिज्म देखिए बंद हो चुका, एप्पल निकलना बंद हो गया, कारपेट का एक्सपोर्ट कम हो गया, इन सारी चीजों के चलते उनकी ट्रेड खत्म हो गई। अब कश्मीरी युवा जो था, जो वहां रहता था, बहुत से तो भाग आए, जो भागे नहीं, हिंदू लोग भाग आए, जो वहां लोग रह गए, हिंदू या मुसलमान, जो थोड़ी बहुत पॉपुलेशन मैक्सिमम मुस्लिम में रह गई, उस पॉपुलेशन ने अपने आप में मिलिटेंसी में ले लिया, क्योंकि उनके पास अब करने को कुछ नहीं था। मैं आपको इन शॉर्ट बताना यह चाहता हूं कि इस पूरी चीज के पीछे एक आर्थिक कारण बहुत बड़ा रहा है, क्योंकि कश्मीर की अर्थव्यवस्था समाप्त हुई। और उसके बावजूद प्रश्न था कि 370 के तहत भारत सरकार इतना पैसा देती है कश्मीर को, इतना पैसा देती है कश्मीर को कि कश्मीर कम से कम सस्टेन अपने आप को कर पाए, लेकिन वो नहीं कर पाता, क्योंकि वहां का यूथ खाली घूम रहा है। उसको कोई कहता है बम फोड़ दो तुम्हें पैसा दे दूंगा, तो वो यूथ उसमें चले जाता है। इसमें यह बात नहीं है कि राजनीति ने अपना काम किया या धर्म के नाम पर उनको बरगलाया गया, ये सब सत्य है, लेकिन एक आर्थिक कारण बहुत बड़ा मेरे विचार से रहा। उसके उपरांत आप स्थिति आज देखें, इंडिया की पॉवर्टी 22% है, पाकिस्तान की 21% है। एजुकेशन इंडिया की 72% है, पाकिस्तान की 56% है। इंडिया का क्राइम 3.2 है, 3.2 प्रति लाख, मतलब 1 लाख में 3.2 लोग क्राइम करते हैं। पाकिस्तान में 7.7 है। इंडिया के ऊपर $485 बिलियन का कर्जा है, पाकिस्तान पर $70 बिलियन का कर्जा है।
इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट 3% है, पाकिस्तान अनएम्प्लॉयड 8% है। ये जो डेटा मैंने अनएम्प्लॉयड का दिया है या पॉवर्टी लाइन का दिया है, ये विकिपीडिया के दिए, एक्चुअल इससे कहीं ऊपर है। हमारे यहां कई समितियां बता चुकी हैं कि भारत के अंदर इतना अधिक गरीबी है, पाकिस्तान में इतनी अधिक गरीबी है कि लगभग 60 से 70% लोग गरीबी में रहते हैं। ये कई कमेटियां भारत की बता चुकी हैं, लेकिन अमेरिका इस बात को नहीं कहना चाहता, क्योंकि भारत भी बाहर ये बात नहीं कहना चाहता या पाकिस्तान भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो फिर एक भीख मांगने वाली स्थिति हो जाती है, इस वजह से बताना नहीं चाहता। एजुकेशन इंडिया के देखिए 72% है, ये भी कम है बताई गई, और बाकी जो विकसित देश हैं उनकी 90, 95, 98% होती है। क्राइम हमारा, आप ये टेबल जो मैंने आपके सामने बनाई, जिसमें बताया $485 बिलियन के भारत पर कर्जा है, $70 बिलियन पाकिस्तान पर कर्जा है, इसमें से इस डेटा को देखकर क्या आपको किसी को लगता है कि पाकिस्तान या इंडिया एक नया वॉर, एक नई लड़ाई को अफोर्ड कर सकते हैं? ना पाकिस्तान कर सकता है ना हिंदुस्तान कर सकता है। देखो, दोनों देशों की समस्या वही है, और दोनों देशों का एक आम अवाम कोई लड़ाई नहीं चाहता। दोनों राजनीतिज्ञ, दोनों जगहों की राजनेता लोग इस लड़ाई को चाहते हैं। हमारा देश 50 साल पीछे आ जाएगा, दोनों राजनेता 50 साल आगे भाग जाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान क्यों या भारत क्यों। ये आम जनता को समझना है, लेकिन आम जनता समझती क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर एजुकेशन जानबूझ के हमेशा कम रखी हुई है, क्योंकि अनपढ़ लोगों पर राज करना आसान है। ये बात समझिए। कुछ लोग, मैं न नरेंद्र मोदी का विरोधी हूं, न केजरीवाल का समर्थक हूं, न केजरीवाल का विरोधी हूं, न मोदी का समर्थक, मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि बीजेपी में भी बहुत से लोग अच्छे हो सकते हैं, आप में भी कुछ लोग अच्छे हो सकते हैं। सारे बीजेपी के खराब नहीं है, सारे आपके अच्छे नहीं है, और इसका रिवर्स। लेकिन जो लोग बीजेपी की टॉप शीर्ष या आपके टॉप शीर्ष या कांग्रेस के टॉप शीर्ष, जिनको अपने में महका करके निजी स्वार्थ के लिए यूज कर रहे हैं, वो लोग कम से कम समझे। जो भारत को भारतीय होने का समझना चाहते हैं, वो कम से कम इस बात को समझे कि हम में से दोनों देशों में कोई भी देश इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ये मैंने आपके सामने रीजन बताया। आगे देखिए, हमारे पास इंडिया का जो बजट डिफेंस का $50 बिलियन के आसपास है, जो विश्व का छठा है। पाकिस्तान का बजट $8 बिलियन का है, जो विश्व का 25वां है। साथ में इनकी जनसंख्या भी देखिए, भारत की जनसंख्या 125 करोड़ है, पाकिस्तान की 18, 19, 20 करोड़ है, 1/6 हमारी पॉपुलेशन है, एरिया की स्थिति है। इसके बावजूद इतने भयंकर बजट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपने जीडीपी के 3-3, 4-4, 5-5% पैसा जीडीपी का, अपने टोटल बजट का, जीडीपी नहीं बजट का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं डिफेंस में। 10% भारत इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान 16% इस्तेमाल करता है पैसा, बजट अपने नॉर्मल बजट का। इतना पैसा हम लगा रहे हैं किस लिए? हमने करके देखना सर, 4-5 वॉर, 47 का वॉर आपने कर लिया, 65 का वॉर आपने कर, 71 का वॉर आपने किया, 84 का वॉर आपने किया, 99 का वॉर आपने किया। किसने गेन किया सर? हु वॉज द गेनर? क्या कश्मीर समस्या का समाधान हो गया, या पाकिस्तान ठीक हो गया, या हिंदुस्तान ठीक हो गया? कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान को 84 में एक सबक सिखा दिया, 75 में सबक सिखा दिया, उसके बाद 10-15 साल तक चुप रहा। बिल्कुल ठीक है, भारत भी 10-15 साल तक चुप रहेगा, क्योंकि पैसा नहीं होगा लड़ने का, तो कहां से लड़िएगा? पैसा नहीं आपके पास, लड़ेंगे कहां से? एक लड़ाई के बाद पैसा खत्म हो जाता है, और लड़ाई को शुरू करना आसान है। आज तक अफगानिस्तान की लड़ाई बंद नहीं हुई सर, आज तक अब ये इराक की लड़ाई बंद नहीं हुई, आज तक। अमेरिकी सेना अब जा रही है, खर्चा हो रहा है, टैक्स पेयर पैसे दे रहे हैं। इस पैसे को कमा कौन रहा है? जरा थोड़ा सा आर्थिक रूप समझिए, इस पूरी वॉर के अंदर कमाता कौन है? फायदा किसका होता है? अमेरिकन लोगों का रिसेशन खत्म होता है, अमेरिका को पैसा दे, क्योंकि आज पूरी दुनिया बिजनेस पर चलती है, बिजनेस चाहिए। अब ये बात और समझिए कि चीन में जो ये इतनी बातें बन रही है, आज इंडिया के लोग बॉयकॉट चीन करना चाहते हैं। अमेरिका चाहता है अब चीन को बॉयकॉट करें, अमेरिका भी चाहता है, इसलिए चीन का नाम बार बार दिया जा रहा है कि मसूद अजहर को वो नहीं बोल रहा है, जो कुछ भी बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि चीन अपना सामान पूरे विश्व के ट्रेड में डाल रहा है, और अमेरिका उससे डर रहा है। सारा का सारा लड़ाई, सारे के सारा खेल अब ट्रेड पर है, पैसे पर है, फाइनेंस पर है, बिजनेस पर है। ये मिलिट्री की पावर सेकेंडरी पावर है, पहले आर्थिक पावर है। आपकी आर्थिक पावर जिसकी होगी वो लड़ेगा, लेकिन अब भारत और पाकिस्तान के आम आवाम को समझना है कि इन दोनों को लड़ाकर कौन कमाने वाला है। इराक वॉर का खर्चा था $2.4 ट्रिलियन, अफगानिस्तान वॉर का $4.8 ट्रिलियन। ये तो कभी भी, मेरा जितना भी डेटा विकिपीडिया पे चेक कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज सकता हूं। इतना खर्चा किया गया है, कहां पे जाएगा पैसा?
ये ट्रिलियन डॉलर जो खर्चा हुआ किसने खर्चा किया है? अमेरिका की सैनिक कंपनियों ने अपना सामान बेचा है, और क्या, और किसका? और जान गई आम इंसान की। सीरिया की लड़ाई आज तक बंद नहीं हुई, फिलिस्तीन की लड़ाई आज तक बंद नहीं हुई। अब बताइए, लड़ाई को शुरू करना आसान है, बंद तो होती नहीं है। क्या हम समझते हैं 65 के बाद पाकिस्तान लड़ाई बंद होगी भारत की? बॉर्डर पे तो चल ही रही है ना, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो चल ही रहा है ना। इनको चला कौन रहा है? मैं आपको शुरू में उदाहरण दिया, पंजाब की टेररिज्म बंद हुआ तो कश्मीर का शुरू हुआ। इसका मतलब टेररिज्म कराने वाली व्यक्ति कोई और था। वही समझिए इस बात को। गेनर आर ओनली वॉर कंपनीज, सिर्फ वॉर कंपनी गेन करती हैं, और वॉर कंपनी सबसे बड़ा बिजनेस फ्रांस का और अमेरिका का है। राफेल विमान आप कहां से खरीद रहे हैं? फ्रांस से खरीद रहे हैं। आप बॉम्बर कहां से खरीदते हैं? फ्रांस से, जर्मनी से, इन कंट्री से खरीदते हैं। आपकी कंट्री में उतना पैसा नहीं। और दूसरी बात, जो कंट्री बजट का इतना पैसा इस्तेमाल कर रही है वो कर क्या रही है? वो अपनी बाकी चीजें, एजुकेशन पूरा उन्होंने बच्चों को कर दिया है, अपनी बाकी चीजें एम्प्लॉयमेंट कर दी हैं, फिर करने पर आए हैं। हमारे पास तो भी लड़ने की बहुत सी, हमको अपने देश को अपनी आंतरिक समस्याओं से लड़ना है, और इस समस्या को हमारा ध्यान भटकाने का काम ये अनपढ़ जनता और इसके राजा, दोनों देशों की बात कर रहा हूं मैं। जनता को अनपढ़ बनाए रखिए, राजाओं को ऐसा बनाइए जो अपना फायदा करते रहे। और ये दोनों अमेरिका के हाथ की कठपुतली हैं। ये दोनों ये नहीं जानते कि एक दिन अमेरिका इनको धोखा दे देगा। लेकिन तब तक किसने सोचा? 20 साल बाद होगा, देखी जाएगी 50 साल, तब तक हम कहीं पहुंच जाएंगे। ये सबसे बड़ा कारण है इस लड़ाई का। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है, इस लड़ाई के लिए कोई भी आगे मत बढ़े। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, लड़ाई से कुछ नहीं मिलने वाला। दोनों कंट्रीज पिछड़ जाएंगी। आम भारत, देखिए आपको भारत के हिंदुओं से बात करता हूं मैं। भारत के हिंदुओं को हो सकता है मुसलमानों से लड़ाई हो, मुसलमानों को हो सकता है हिंदुओं से लड़ाई हो, भारत को पाकिस्तान लड़ाई हो। लेकिन सर ये दोनों के दोनों जब जाते हैं, भारतीय और पाकिस्तानी, साले अमेरिका में जाके कैसे मिल बांट के रह लेती हैं? लंदन में कैसे रह लेती हैं? ये बात माना कि वहां के कानून व्यवस्था है, लेकिन क्योंकि दोनों वहां रोटी कमाने गए हैं, दोनों वहां पैसा कमाने गए हैं, वहां अर्थ मिलता है तो सब भूल जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के अंदर जिस दिन आर्थिक स्थितियां ठीक हो जाएगी, लोग अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे। सर उनको ट्रेड में व्यस्त कीजिए, एजुकेशन में व्यस्त कीजिए, उनको पढ़ा लिखा करके उनको रोजगार दिलवाइए, सब जगह बंद हो जाएगा। माना कश्मीर की प्रॉब्लम, यहां पर मैं ये भी बताऊं, माना कुछ कश्मीर की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपके घर के एक कमरे में कुछ गड़बड़ हो गई है तो क्या पूरा घर गिराएंगे? आप ये समझिए, आपके शरीर के एक अंग में कोई प्रॉब्लम हो गई है, बीमारी आ गई है, आपके हाथ में चोट लगी है, तो आप हाथ को काट देंगे? क्या पूरे इंसान को मार देंगे? अरे उस हाथ को भी ठीक करा जाएगा, जरूर करेगा, लेकिन पूरी बॉडी तो पहले रिकवर हो जाए। अपना मकान तो ठीक कर लीजिए, उस कमरे को भी करेंगे ठीक, मिल बांट के कर लेंगे। उनके दिमाग में ये डाल दिया गया कि तुम्हारी आजादी की लड़ाई है, लेकिन आजादी किससे चाहिए ये समझना जरूरी है। मेरा इतना ही कहना था आप लोगों से। अगर मेरी बात आपको ठीक लगे, कम से कम और लोगों को बताइए कि इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी दोनों में से किसी कंट्री की नहीं, और आवाम भी नहीं चाहती है। ये भड़काने वाले लोग दोनों देशों के राजनेताओं के लोग हैं, और कोई नहीं कहना चाहता। धन्यवाद, मुझे आपको कहना था, कृपया इस बात को समझें। धन्यवाद।